नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से DK शिवकुमार पहले मिले और अब सिद्धरमैया मिल रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से सबसे पहले हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जानकारी दी है कि DK शिवकुमार की मुलाकात में उन्होंने खड़गे से मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर मुझे तैयार हूँ। ये हम सिद्धरमैया के दृश्य दिखा रहे हैं जो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद वापस निकले हैं। ये बैठक समाप्त हुई है। ये सिद्धरमैया हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद उनके निवास स्थान से निकले हैं। तो जो DK तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं तो मैं विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हूँ। जब से सिद्धरमैया पार्टी में आए हैं वो हमेशा पावर में रहे हैं, या तो LOP रहे हैं और या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर। यहाँ तक कि आप भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ये उन्होंने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे से। और हम देख सकते हैं सिद्धरमैया, सुनते हैं क्या कहते हैं। नाराज से नजर आ रहे थे सिद्धरमैया, लेकिन ये हम देख सकते हैं बैठक करने के बाद वापस पहुंचे हैं सिद्धरमैया। और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और यही तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब ये देख सकते हैं 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे DK शिवकुमार से मिले, फिर सबसे पहले सुबह तो राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी का 2 घंटे तक दौर चला है मुलाकात का मल्लिकार्जुन खड़गे से, फिर DK शिवकुमार और उसके बाद सिद्धरमैया जी के साथ ये मुलाकात हुई। अब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई सोनिया गांधी कब आएंगी, या वो इस बैठक में या कुछ फैसला लेने में कब तक, क्योंकि वो शिमला में बताई जा रही थी और कहा जा रहा था शाम तक वो दिल्ली आएंगी। क्या वो दिल्ली आ रही हैं? सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था हो सकता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शिरकत कर इसमें। तो कर्नाटक के CM का नाम तय करने के लिए आज पहली अहम बैठक, हमने जिस तरह से आपको बताया ये बैठकें हुई हैं। और आगे आइए चलते हैं और अपने सहयोगियों से बात करते हैं। सबसे पहले हम राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, आपने खबर दी, उमा शंकर सिंह भी हमें बताया जा रहा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो राजीव, आप जरा पहले हमें ये बता दीजिए, तमाम खेमों से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और दावे किए जा रहे हैं, आपके तरफ से क्या अपडेट? देखिए कि DK कुमार के जो सूत्र हैं वो हमें साफ तौर पर ये बता रहे कि जब खड़गे के साथ आधे घंटे से अधिक उनकी मुलाकात चली तो 3-4 बातें उन्होंने साफ कर दिया कि पहले तो आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, और अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो मैं साधारण विधायक के तौर पर काम करने को तैयार हूँ। यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फॉर्मूला वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर सिद्धरमैया को लेकर कहा कि जब से वो पार्टी में आए हैं तब से वो हमेशा पावर में रहे हैं। कभी वो LOP बन के रहे हैं, कभी वो मुख्यमंत्री बन के रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खड़गे जी, जब आप एक समय पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी कर्नाटक का, तो उस समय भी जो थे सिद्धरमैया जो है अड़ गए और पार्टी को ब्लैकमेल करके खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। तो यानी वो इस पर तैयार नहीं है, सीधे तौर पर अपनी दावेदारी से, चीफ मिनिस्टर पद की दावेदारी से किसी भी सूरत हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि 135 विधायक जो चुन के आए हैं उनके नेतृत्व में चुन के आए हैं, और उन्होंने धन बल जो हर लिहाज से उनकी मदद की है। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सिद्धरमैया की अगुवाई में जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की हालत कितनी पस्त हो गई थी, किसी से छुपी हुई नहीं थी, सरकार नहीं बना पाए थे। तो ऐसे हालात में सिद्धरमैया, ये DK शिवकुमार का ये कहना है कि पार्टी को जब भी कोई मुसीबत आन पड़ी है, जब भी ज़रूरत आन पड़ी है, कर्नाटक की नहीं मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर मोर्चे पर वो खड़े रहे हैं। तो अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो वफादारी उन्होंने दिखाई है उसका उन्हें इनाम मिले। ठीक है, आपने जानकारी दी। उमा, आपसे आपका क्या आंकलन वहां से, अब क्या अपडेट, क्योंकि हम तस्वीरें वो दिखा रहे थे जब सिद्धरमैया वापस गए हैं और शायद थोड़े से रुष्ट नजर आ रहे थे।
जी देखिए निधि, पहले राजीव रंजन ने जो अहम जानकारी दी है उसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि खड़गे जो हैं वो पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में और बहुत मशक्क़त के बाद कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष मिला है। साथ ही साथ राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में उनका कर्नाटक के सीएम के तौर पे उनको देखा जाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। तो जो हमारे सूत्र कहते हैं उसमें एक पॉइंट ये जोड़ा गया है कि जो डीके शिव कुमार हैं उनकी तरफ से ये भी एक सलाह दी गई है कि अगर वो ना बने तो कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो बन जाए, यानी कि सीधे तौर पे सिद्धारमैया के नाम पर डीके शिव कुमार की ना है। जो बात आपने अभी की कि सिद्धारमैया जो निकलकर यहाँ से गए, जाहिर सी बात है कि जो उनके साथ कई सारे विधायक भी आए थे, जब वो निकले हैं यहाँ से तो उनके चेहरे का भाव जो है वो बहुत प्रसन्नचित नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इसका एनालिसिस किस तौर पर होगा, तथ्यात्मक बातें भीतर क्या हुई हैं, ये जब इनके खेमे से निकलकर बात सामने आएगी हम आपको अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पे बात यही नहीं थी कि जितना आसान ये मामला लग रहा था या ये लग रहा है उतना आसान अभी है नहीं। ये जानकारी भी आ रही है कि कल शायद बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा इस बात पे फैसला या अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। और गेंद जो है या इस बात को लेकर सोनिया गांधी को भी एक बैठक में शामिल किया जा सकता है, उनसे भी सलाह ली जा सकती है और उनके प्रभाव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नाम तय किए जाने में। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि सोनिया गांधी कब कैसे जुड़ेंगी इस मंथन के दौर से। बहुत बहुत धन्यवाद उमा आपका, राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रोजगार मेले में 71,000 आवेदकों को वर्चुअल तरीके से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले चयन प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लगते थे, लेकिन अब कम समय में पारदर्शी तरीके से इसे पूरा किया जाता है। देश भर में 40 से ज्यादा जगहों पर मंगलवार को 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देश भर के 47 केंद्रों पर डाक निरीक्षक, सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लर्क, इंजीनियर जैसे पदों पर नियुक्तियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। मैंने अपनी एमएससी आईआईटी दिल्ली से की है केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारा गेट का एग्ज़ाम होता है, हमें वो क्लियर करना पड़ता है। गेट का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हमारी एक इंटरव्यू लिस्ट जनरेट होती है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। मैंने पहली बार दिया था और मेरा पहली बार में ही हो गया था सिलेक्शन। जैसे फिजिकल हुआ उसके तुरंत बाद ही मेडिकल बहुत जल्दी हो गया था, प्रोसेस रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आए। और इवन अभी जैसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बाय पोस्ट भेजा जाता था, अभी क्या है कि मेरे को 1.5 महीने के अंदर ही अंदर मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है और मैं बहुत जल्दी ज्वाइन भी कर लूँगी। सरकार का ये 5वां रोजगार मेला था जिसमें अब तक 3,55,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया गया। भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसते कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए। पिछले साल सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करे ताकि विपक्षी पार्टियों को घेरने का मौका न मिले। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। समीर वानखेड़े से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनसे सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या आर्यन खान को फंसाया गया? सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान को बेटे का ऑडियो मैसेज भेजा गया था और उस ऑडियो के साथ आर्यन के साथ सेल्फी भी ली गई थी और आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। बाद में 18 करोड़ पे बात तय हुई थी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में मुंबई जोन के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर कुछ और नए खुलासे हुए हैं। उसमें यह कहा गया है कि कई साल पहले समीर वानखेड़े ने सोनवल डिसूजा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था और उससे 10 लाख रुपए घूस ली थी। बाद में यही शख्स समीर वानखेड़े का काफी क्लोज हो गया और इसने और गुजरात के पाटिल नाम के शख्स ने मिलकर
कॉर्डेलिया क्रूज में ड्रग्स की जानकारी दी। इसके बाद वहां पर रेड की गई। रेड के दौरान केवी गोसावी जो कि इंडिपेंडेंट विटनेस था वो वहां पर मौजूद था। इसके साथ में भानुशाली वहां पर मौजूद था और केवी गोसावी को ऐसा दिखाया गया कि वो एनसीबी का अफसर है। वही आर्यन खान को पकड़कर एनसीबी के दफ्तर लाया, उसके साथ में खींचतान की और उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें आर्यन खान कह रहे हैं कि एनसीबी ने मुझे कस्टडी में ले लिया है, पापा प्लीज हेल्प मी। इसके बाद केवी गोस्वामी ने आर्यन खान के साथ एक सेल्फी ली और इसके बाद वसूली का खेल शुरू हुआ। जो केवी गोस्वामी है उसने आर्यन खान के साथ सेल्फी और वो ऑडियो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को भेजा और 25 करोड़ रुपए मांगे, ये कहकर कि वो बहुत जल्दी ही आर्यन खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इसके बाद ये डील 18 करोड़ में तय हुई। इस दौरान केवी गोस्वामी पूजा डडलानी से फेस टाइम ऐप पर बात कर रहा था। टोकन के तौर पर केवी गोस्वामी ने 50 लाख रुपए ले भी लिए, लेकिन सुबह जब वो सेल्फी वायरल हो गई जिसमें केवी गोस्वामी और आर्यन खान दिख रहे हैं, उसके बाद 38 लाख रुपए केवी गोस्वामी ने वापस कर दिए, लेकिन 12 लाख रुपए वापस नहीं किए, ये कहकर कि ये पैसा समीर वानखेड़े के पास है और वापस नहीं हो सकता है। तो जो एनसीबी है कि जो विजिलेंस टीम है उसके मुताबिक कई सारे आर्यन खान के दोस्त थे, उनको छोड़ दिया गया। 27 इसमें संदिग्ध थे, उनके नाम घटाकर 10 कर दिए गए और जो एनसीबी दफ्तर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके फुटेज को डिलीट कर दिया गया। लेकिन एनसीबी ने की जो विजिलेंस टीम है उसने ये सारा फुटेज रिट्रीव कर लिया है। फॉरेंसिक जांच के बाद जो सारे चैट्स हैं वो मिल गए हैं और तमाम लोगों के बयान लिए हैं, उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की है। तो बीते दिनों दुनिया में कई देशों ने भारतीय दवाओं पर सवाल उठाए थे। गैम्बिया में कफ सिरप, अमेरिका में आंखों की दवा और उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप को लेकर विवाद हुआ। तो गैम्बिया, उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत तक हुई और इन सबको देखते हुए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात से पहले दवाओं की कायदे से टेस्टिंग होगी। इसके लिए बाकायदा नीति बनाई गई है। तो विदेशों में दवाई निर्यात से पहले क्वालिटी चेकिंग की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बनाई नीति बनाने में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड और सुझाव दिए गए हैं। विदेश भेजने से पहले रीजनल या सेंट्रल लैब में दवाइयों की टेस्टिंग होगी और इसे लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। और अब अगली खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोच्चि के तट पर बहुत बड़ी मात्रा में करीब 15,000 करोड़ की कीमत वाली ड्रग्स बरामद की हैं। एजेंसी का कहना है कि कीमत के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। एनसीबी ने बहुत अच्छी किस्म का क्रिस्टल मेथ पकड़ा है। नौसेना की मदद से एनसीबी ने ये ऑपरेशन किया। जिस जहाज पर छापा मारा गया उसमें 134 बैग बरामद किए। इसका कुल वजन 2,525 किलोग्राम निकला। इनकी कीमत 15,000 करोड़ तक की बताई जा रही है। अहम बात यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाजी सलीम ड्रग्स कार्टेल कहा जा रहा है। ये ड्रग्स भारत के अलावा श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स भिजवाए जाने थे। और अब जाते जाते आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी। आजकल लोगों में वजन कम करने के लिए अपने भोजन को शुगर फ्री का चलन है, जिसकी वजह से लोग चीनी छोड़कर आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन अब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक लंबे वक्त तक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो शुगर फ्री लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वजन नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें। लंबे वक्त में मददगार नहीं होता आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर से वजन कम करने में मदद नहीं होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर में कोई पोषक तत्व भी नहीं होते। लंबे वक्त तक इस्तेमाल में टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इससे गंभीर बीमारी का खतरा भी हो जाता है और लंबे वक्त इस्तेमाल में वयस्कों में अधिक मृत्यु का खतरा। जिन्हें पहले से डायबिटीज नहीं, वो इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।